जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट में हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे थे। हेड्स ऑफ इनकम में थोड़ा सा हम रिवाइंड करें। हेड्स ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। उसमें एक फर्स्ट हेड ऑफ इनकम था इनकम फ्रॉम सैलरी, जो हमने पढ़ लिया। सेकंड हेड ऑफ इनकम था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो हमने वो भी डिस्कस कर लिया। थर्ड हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ठीक है। आज हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। फोर्थ हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस और फिफ्थ हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हम डिस्कस करते हैं आज। जी, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, जैसे मुझे मैसेज आए थे कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला वो तो उसके साथ ऐड करके, तो आप चीजें सीख ले, आप वन बाय वन एक एक हेड आप सीख ले। ये जो 5 हेड्स है इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अच्छा, कुछ बच्चे जो है, मैं हर एक चीज एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि टेक्स्ट टोटली न्यूमेरिकल पेपर है, ये गलत बात है। टेक्स्ट में जो अंदर जो डिफिनीशंस है, जो टैक्सेबिलिटी के रूल्स है, वो आपसे थ्योरेटिकली वो टेस्ट कर सकता है, लेकिन न्यूमेरिकली मैं इसलिए सॉल्व करता हूं कि इन 5 हिट्स से वो एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन टेस्ट करता है 20 to 25 मार्क्स का, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि थ्योरेटिकल चीजें समझने के बाद हमारा न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस हो। न्यूमेरिकल हमारा टेस्ट होगा पेपर में 20 to 25 मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकली भी उसको एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करवाता हूं आपके सामने। जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स को अगर हम डिफाइन करें तो कैपिटल गेन्स का मतलब होता है, कैपिटल गेन्स का मतलब है डिफिनीशन के गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। जी, ये डिफिनीशन है कि गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हमने सीखनी है। सबसे पहले हमने इसमें सीखना है कैपिटल एसेट सीखना है। पहली बात कि कैपिटल एसेट क्या होता है। अच्छा, कैपिटल एसेट अगर किसी के पास हो तो कैपिटल गेन जनरेट नहीं होगा। जी, तो डिफिनीशन में 3 चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले आपने देखना है कैपिटल एसेट, दूसरा सेकंड नंबर पे आपने इसमें देखना है गेन, और थर्ड पे डिस्पोजल। जब ये तीनों बातें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बना ले, यहां पे ये चीज कहीं पे लिख ले, ये डिफिनीशन कि कैपिटल गेन्स अगर आपको फाइंड करना हो, आपको कैसे पता चलेगा। टेस्ट बता रहा हूं कि कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा, यस और नो। कैपिटल गेन अराइज होगा जब ये तीनों कॉन्सेप्ट्स होंगे। पहला, कैपिटल एसेट का होना जरूरी है। अगर कैपिटल एसेट हो और ये दो ना हो, 3 नहीं बल्कि 2, मैं इसको ए और बी कह देता हूं। कैपिटल एसेट का होना, कैपिटल एसेट अगर किसी के पास सारी जिंदगी पड़ा हो तो नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल लॉस। उस कैपिटल एसेट के लिए दूसरा स्टेप चाहिए कि उसका डिस्पोजल हो। जब कैपिटल एसेट हो और उसका डिस्पोजल हो तो फिर गेन आएगा, अदरवाइज नो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम कैपिटल एसेट को देख लेते हैं। कैपिटल एसेट को लॉ कैसे डिफाइन करता है। लॉ कहता है कि कैपिटल एसेट में प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड इंक्लूडेड है, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड। उसने नेगेटिव लिस्ट बता दिया कि ये चीजें
कैपिटल एसेट में इंक्लूडेड नहीं होंगी, बट डज नॉट इंक्लूड। ये जो लिस्ट बता रहा है आपको 3 किस्म का, ये कैपिटल एसेट की डिफिनीशन लॉ कहता है, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो अगर जो लिस्ट 1 2 3 ये जो 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस तरह की चीजें वो डिस्पोज्ड ऑफ करेगा तो नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल लॉस। समझ में आ रही बात? पहला लॉ कहता है स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक कवर्ड हम कब यूज करते हैं? बिजनेस के लिए, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल मैं चेयर्स का बिजनेस करता हूं तो चेयर्स मेरे लिए स्टॉक एंड ट्रेड है। तो इन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है। लेकिन लॉ कहता है कि अब्दुर्रहमान आपके लिए, अगर आप चेयर्स का बिजनेस करते हो, आपके पास चेयर्स पड़े हैं, तो ये आपका स्टॉक एंड ट्रेड है, ये कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा। तो इन चेयर्स को मैं सेल करूंगा तो मेरा कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अराइज नहीं होगा। इसी तरह कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स का मतलब है रॉ मटेरियल या फिर रॉ मटेरियल, बिजनेस में यूज हो रहा हो या नहीं हो रहा, लॉ कहता है ये कैपिटल एसेट के डिफिनीशन में फॉल नहीं करेंगे, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। दूसरा बता रहे हैं आपको डिप्रिसिएबल एसेट एंड अमोर्टाइजेबल एसेट। इधर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आता है जो अभी तक बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोच ले कि अब्दुर्रहमान की जो पर्सनल गाड़ी है, मैं जॉब करता हूं, बिजनेस नहीं करता, जो पर्सनल मेरी गाड़ी है, आप आंसर करें, 2 सेकंड है आपके पास, ये डिप्रिसिएबल एसेट होगा या नहीं होगा? सारे 99% बच्चे इसको कहेंगे कि डिप्रिसिएबल एसेट होगा, बल्कि 100%। दूसरा, मैं अगर आपसे पूछूं कि डिप्रिसिएबल एसेट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा जो अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है कि जो एसेट यूज के साथ वैल्यू कम करे, जो डिप्रिसिएशन की डिफिनीशन है, ठीक है। ये 2 बातें ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि डिप्रिसिएबल एसेट उसको कहते हैं जो नॉर्मल यूज के साथ उसकी वैल्यू में कमी आ जाए, तो ये डिप्रिसिएबल एसेट कहलाता है। लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट में इजाफा करता हूं, और इजाफा क्या है कि डिप्रिसिएबल एसेट उन एसेट, डिप्रिसिएबल टेंजिबल एसेट के लिए यूज वर्ड होता है और इनटेंजिबल्स के लिए अमोर्टाइजेबल एसेट, जिसपे हम अमोर्टाइजेशन चार्ज कर दें, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है, जो अभी तक आपका डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसमें इजाफा कर रहा हूं। इजाफा क्या है? डिप्रिसिएबल एसेट के लिए लाजमी है कि ये एसेट बिजनेस में यूज हो रहा हो। जो एसेट्स बिजनेस यूज के लिए होते हैं उसको डिप्रिसिएबल। आपने आज तक, आपके पेरेंट्स के पास गाड़ी होगी, आप घर में रह रहे हैं, आपने कभी अपने पेरेंट्स से सुना है कि घर पे डिप्रिसिएशन? घर तो हाउस जो है डिप्रिसिएबल एसेट है, बिल्डिंग, ठीक है। कभी आपने डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज करते हुए देखा है किसी को? या आपकी पर्सनल गाड़ी है जो घर में खड़ी है, उसमें डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब वो एसेट किस यूज में हो? बिजनेस। तो बिजनेस, इसका मतलब यह है कि बिजनेस एसेट जो है, बिजनेस एसेट्स जिस पे हम डिप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं, वो हमारे लिए कैपिटल एसेट नहीं कहलाता। उधर उसके जब हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस या लॉस फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे हम। अभी तक इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने नहीं पढ़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके काम आएगा। आईकेप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है जब पास पेपर्स पे जाओगे, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो आपके लिए पास पेपर का वो क्वेश्चन हैंडल करना 1% भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा तो उनके लिए वो उधर जाके पास पेपर्स में वो फिर कंफ्यूज होंगे। 99% क्वेश्चंस वो इस तरह के टेस्ट करता है कि बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज कर लेता है, ठीक है। पास पेपर्स में फिर हम, आप ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। पास पेपर्स में मैं फिर ये रिवाइज करूंगा और आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि क्वेश्चन में डिप्रिसिएबल एसेट का आपको कैसे पता चलेगा। क्लियर? थर्ड लॉ कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी?
वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज के लिए हो, ठीक है, मतलब जो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आया? मूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी गाड़ी आई, आपका फर्नीचर आया, आपका जो है बहुत सारी चीजें हैं। ये कैपिटल एसेट की डिफिनीशंस में फॉल नहीं करते, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, और वो एक्सेप्शन है सेक्शन 35। वो एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 35, बस सॉरी, एक्सेप्शन सेक्शन 38, ठीक है। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 38। ये भी पर्सनल एसेट्स है, लेकिन लॉ कहता है कि ये कैपिटल एसेट में फॉल करते हैं। ये भी पर्सनल एसेट्स है, लेकिन लॉ ने स्पेसिफिकली ये पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट की डिफिनीशन में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। सेक्शन 38 हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अभी तक इतना। तो ये था कैपिटल एसेट का डिफिनीशन, ठीक है। अगर आपसे पूछे 4-5 मरतबा डिफिनीशन पूछा जा चुका है कि डिफाइन कैपिटल एसेट, तो बहुत आसान सा डिफिनीशन है, आपको याद करना होगा ताकि आपके लिए एग्जाम में कोई मसला ना हो, ठीक है। ये तो हो गया पहली बात। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कैपिटल गेन्स में जो सेकंड मैंने आपको कहा था, गेन और लॉस। कैपिटल एसेट जब डिस्पोज्ड ऑफ होगा तो गेन आएगा या लॉस आएगा। गेन का फार्मूला है, गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है, याद रखिएगा। अगर लॉस आ जाए तो आप कहोगे लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ठीक है। अगर गेन आ जाए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम सैलरी में लॉस नहीं आता था, क्योंकि उसमें किसी भी किस्म का एक्सपेंस अलाउ नहीं था। यहां पे एक्सपेंस अलाउ है। फार्मूला हमने पढ़ा था एम्प्लॉय शेयर स्कीम में, सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू किसका? कैपिटल एसेट का, विच एवर इज हायर। ये किसका? कैपिटल एसेट, ठीक है। कैपिटल एसेट की डिफिनीशन आपने पढ़ी। कैपिटल एसेट में कौन कौन से एसेट्स फॉल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लेस टोटल कॉस्ट, जो उस एसेट की टोटल कॉस्ट है वो लेस करोगे, ठीक हो गया। ये तो था गेन और लॉस का फार्मूला। अब इसमें कॉस्ट की डिफिनीशन आ जाती है। तो कॉस्ट में लॉ कहता है कि वो कैपिटल एसेट जितने पैसों में आपने खरीदा है, कंसिडरेशन गिवन, मतलब परचेज प्राइस, तो वो कॉस्ट कंसिडर होगी। प्लस या फिर अगर आपने कैपिटल एसेट अक्वायर किया और आपने बदले में अपना कोई एसेट उसको दे दिया, तो कंसिडरेशन इन काइंड, इसको कहते हैं कंसिडरेशन इन काइंड। जब आप पेमेंट नहीं करते, आप अपना कोई एसेट हैंड ओवर कर देते हैं, तो लोग कहता है ये जो आपका एसेट है, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी कैपिटल एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। थर्ड, लोग कहता है कि इन दोनों के साथ साथ अब ये ऐड होंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अगर हो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, आपने ये पढ़े होंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब है के रिलेटेड एक्सपेंसेस, के जब तक आप वो एक्सपेंस बेयर नहीं करेंगे तब तक वो एसेट आप अक्वायर नहीं कर सकते। परचेजिंग कॉस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये कैपिटल एसेट नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। मैंने जापान से इंपोर्ट किया, मैंने परचेज प्राइस दे दी, क्या वो मुझे पहुंचा? जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता तब तक तो उसमें जो किराया आता है, उसमें जो टैक्सेस आते हैं नॉन रिफंडेबल, वो भी कॉस्ट का हिस्सा बनता है। तो इसी तरह कैपिटल एसेट के भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है। इसी तरह लॉ कहता है डिस्पोजल एक्सपेंस, डिस्पोजल कॉस्ट, ये भी कॉस्ट का हिस्सा होता है। इसमें जैसे कमीशन, फॉर एग्जाम्पल आप अपना घर सेल करते हो, ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी डीलर को जो कमीशन पे करते हो तो इसको डिस्पोजल कॉस्ट कहते हैं। लॉ कहता है इसको कॉस्ट में शामिल करो, ठीक है। और इसी तरह लॉ कहता है कि इसमें एक और एक्सपेंस आता है कि आपने अपने कैपिटल एसेट एक्वायर कर लिया और आपने उसको अल्टरेशन की, और किसके लिए अल्टरेशन आपने की? टू इंप्रूव द कैपिटल एसेट। जैसे आपने घर परचेज किया और आपने उसमें नीचे फर्श नहीं था, आपने फर्श डाल दिया, ठीक है। उसमें टाइल्स नहीं लगे थे बाथरूम में आपने टाइल्स लगा दिए, वो पेंट नहीं था, आपने पेंट कर दिया। तो इन सब को भी कॉस्ट में शामिल करते हैं।
क्लियर हो गया। मैं घर की एग्जांपल दे रहा हूं, घर कैपिटल एसेट है। अभी आपने इस पे नहीं सोचना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ मिक्स नहीं करना। मैं आपको डिफरेंशिएशन बता दूंगा कि घर कैपिटल एसेट कैसे है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कब जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप कॉस्ट समझिएगा। थर्ड इसमें जो चीज आ रही थी वो आ रही थी डिस्पोजल। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या आ रहा था? डिस्पोजल। कैपिटल एसेट भी हो गया, गेन या लॉस भी हो गया, उसमें कॉस्ट आ गया, कॉस्ट भी हो गई। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या है आसान अल्फाज में? ये डिफिनीशन जो है ये आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के नोट्स में जो चैप्टर में डिफिनीशन है वो आप याद करेंगे, इधर डिफिनीशन नहीं है, इधर समझिएगा। डिस्पोजल का आसान अल्फाज में मतलब है, जो मेरी अपनी डिफिनीशन है, जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, कि डिस्पोजल हर उस एक्टिविटी को कहते हैं कि जिसकी वजह से कैपिटल एसेट आपके यूज से निकल जाए। अब आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो अब आप खुद सोचे, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। डिस्पोजल हर उस एक्टिविटी को, हर उस एक्ट को कहते हैं जिसकी वजह से आपके यूज से वो कैपिटल एसेट निकल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कैपिटल एसेट है, मैंने सेल कर दिया, मतलब डिस्पोजल। मेरे पास कैपिटल एसेट है, वो जल गया, डिस्पोजल। मेरे पास कैपिटल एसेट है, वो चोरी हो गया, मेरे यूज से निकल गया, डिस्पोजल। मेरे पास कैपिटल एसेट है, वो सैलाब में बह गया, डिस्पोजल। मेरे पास कैपिटल एसेट है, वो खराब हो गया, अब यूज करने के काबिल नहीं है, न सेल करने के काबिल है, लो कहता है डिस्पोजल। तो डिस्पोजल जो यहाँ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफिनीशन है, वो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। डिफिनीशन आपने कुछ टर्म्स मैंने एग्जाम हिंट में लिखे हैं नोट्स में, वो आप पढ़ लीजिएगा, वो आपके काम आएगा डिस्पोजल। ठीक है, तो ये था एक बेसिक सा लेक्चर था, कॉन्सेप्ट्स थे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कैपिटल एसेट कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेशन सीखेंगे कि कैपिटल एसेट के कैटेगरीज कौन कौन से हैं। अब तो कैपिटल एसेट में हमने वो एसेट्स पढ़े जो शामिल नहीं थे, अब कैपिटल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स शामिल है वो भी हम पढ़ेंगे। फिर उस पर कैसे हम कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे, कुछ टैक्सेशन के रूल्स है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक छोटा सा टॉपिक मैंने छोड़ दिया एग्जेम्प्ट एसेट का, वो अभी आपने नहीं पढ़ना, वो इंशाल्लाह आखिर में मैं डिस्कस करूंगा, वो बिल्कुल आपने रीडिंग भी नहीं करनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर इसको आप अभी नहीं समझेंगे तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।